हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। इसमें हमने डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस क्लास में वो सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के कुछ गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं और इसके जो ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ए इसका निकालते हैं, यानी कि इसके रो और कॉलम्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। तो डेल्टा सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है और डेल्टा वन कोई डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा वन में हम क्या करते हैं, उसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो दोनों डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का मान इक्वल आया था। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि जो दो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके दो रो, फर्स्ट में हमने क्या किया है, सारे ही रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया था, लेकिन सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, केवल दो रो या कॉलम्स को हम जब उनको बदल देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में आ जाती है। तो इसी को हम आज प्रूव करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टी टू क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। यानी कि जब दो डिटरमिनेंट्स की हम क्या करते हैं, रो, इन्हीं दो रो को, ठीक है, ओनली टू रो और टू कॉलम्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, सारे रो और कॉलम्स को हम वहां पे चेंज कर रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ दो रो और कॉलम्स को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हम निकालते हैं तो डेल्टा वन, सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, डेल्टा है, डेल्टा वन में हमने क्या काम किया है, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, आर वन को इंटरचेंज कर दिया है R3 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ C1 C2 C3 आ गया, A1 हमने R1 को इंटरचेंज किया है R3 में और R3 को इंटरचेंज कर दिया है R1 में। तो देखिए यहाँ पे C1 C2 C3 और R3 में क्या आ गया आपका, A1 A2 A3। तो इसकी वैल्यू जो है माइनस में इस तरह से आ जाती है। तो इसी को आज हम प्रूव करेंगे कि दो किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी डिटर्मिनेंट के जब हम दो रो या कॉलम्स को हम आपस में चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यूज हो जाती है माइनस में आ जाती है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी टू को। तो देखिए आपके पास एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं किस तरह से। तो डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, इसमें 2 -3 5, ठीक है, 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, हमने प्रूव करना है कि जो ये डेल्टा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसमें इसके दो रो और कॉलम्स को आपस में चेंज कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं सारणिक का प्रथम पंक्ति के प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, इस सारणी का प्रसरण करने पर, ठीक है। तो जब हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा टू, ठीक है, टू आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0 और 4 5 और माइनस का 7, ठीक है। माइनस है और माइनस का 3 आएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये आएगा 6 4 1 और माइनस का 7। फिर नेक्स्ट आएगा
प्लस का 5 आएगा, ठीक है, और 6 0 1 का जब हम प्रसारण करेंगे आगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 0 को 7 के साथ तो 0 आ जाएगा, माइनस में 20, ऐसे ही माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 7 या माइनस का 42, फिर माइनस में 4, ठीक है, माइनस का 4 प्लस 6 5 जे 30, तो 5 आपका बाहर से ब्रैकेट में रहेगा, प्लस 5 और 30 माइनस 0, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 से 0 होगा तो ये माइनस का 40, ऐसे ही प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा 46, और इसको फिर करेंगे तो ये माइनस का आएगा 138, फिर प्लस 5 को 30 के साथ करेंगे तो 150, तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, और 30 ये हो गया आपका 20 माइनस का 28। तो देखिए हमने डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट लिया है, इसमें हमने सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसारण किया है, यानी कि एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे आपका क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, अब इसको हमें क्या करना है, डेल्टा 1 लेंगे हम, और डेल्टा 1 में हम क्या काम करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ, ठीक है। तो R2 और R2 कौन सा है, R2 आपका ये है, ये R1 है, और ये है R3, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा 1 है ये कितना आ जाएगा, R2 और R2, तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R1 क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 और 5, ऐसे ही 1 5 माइनस 7 और 6 0 और 4, तो ये हमारा डेल्टा 1 आ गया है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको R1 के, तो इसका ऐसे ही आएगा कि सारणिक का प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम क्या करेंगे, इसका प्रसारण करेंगे, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, फिर ये आएगा 5 और माइनस का 7 0 और 4, ठीक है, माइनस का 3 है और माइनस का यहाँ पहले भी साइन आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 का है 1 और माइनस 7 6 और 4, ठीक है, प्लस में आएगा 5, तो 1 5 6 और 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 5 4 जे 20, ये आ जाएगा 0, तो माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 4 1 जे 4, ये प्लस में आएगा 42, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये 0 5 इंटू 30, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 40 यहाँ पे प्लस ये 46, और ये 46 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको तो इस तरह से करना है, यहाँ पे क्योंकि 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ तो माइनस में आएगा ये 30 का, ठीक है, तो ये तो आएगा 138, अब ये 5 0 के साथ होगा तो 0 आएगा, और 5 को जब हम माइनस 30 से करेंगे तो माइनस का आएगा 150, ओके, तो आंसर आपका आ गया है 28। तो देखिए हमने डेल्टा लिया था और डेल्टा का हमने प्रसारण किया है प्रथम पंक्ति के अनुदिश
एक्सपेंडिंग अलोंग R1। फिर हमने डेल्टा का एक्सपेंड किया, इसको सॉल्व किया, तो आंसर हमारा आया है माइनस का 28। फिर जब हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि डेल्टा 1 में हमने क्या काम किया है, R2 को और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या हो गया है, R2 बन गई हमारी R3 और R3 बन गया R1। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये है R3। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स को हमने अगेन एक्सपेंड किया R1 के अलोंग। ठीक है, तो R1 के अलोंग इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया, तो आंसर हमारे पास आ गया है कितना, 28। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया है कि डेल्टा जो है, डेल्टा 1 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डेल्टा। ठीक है, और यही हमें किसमें प्रूफ करना था, थ्योरम्स यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। ठीक है, इसी को हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो, तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो तो ये हो ही जाएगा क्योंकि इसके फर्स्ट रो R1 के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट्स को R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। कैसे, तो जब आप इसको लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग अब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड करोगे और 1, फिर प्लस माइनस में जीरो आएगा, ये आएगा 3 5 1 1, फिर प्लस में जीरो और इस तरह से 3 4 1 और 2। तो इसको हम नहीं है क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट के आगे जीरो है, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आना है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया गया हो, उसके सारे रो और कॉलम्स के एलिमेंट जो हैं वो जीरो हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स को आप सीधे जीरो कर सकते हो, उसे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी भी है और ये हमने प्रूव भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। क्या कहा, यदि किसी डिटर्मिनेंट के क्या है, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो और कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है कि वो सेम हो। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो जीरो आती है। तो यहाँ पे देखिए R1 R2 और R, तो यहाँ पे R1 और R3 की वैल्यू देखिए 3 2 3 3 2 3। तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो जीरो होगी। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे पहले, या एक्सपेंडिंग अलोंग। तो मैंने आपको बताया था हम एक्सपेंड उस रो या कॉलम्स के अलोंग करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो हो। तो यहाँ पे किसी भी रो और कॉलम में जीरो नहीं है, तो मैं इसको R1 के अलोंग क्या कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ अलोंग R1। ठीक है, तो देखिए R1 के अलोंग करेंगे तो 3 हमारा आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 2 3 2 3। ठीक है, माइनस में -2, डिटर्मिनेंट आएगा 2 3 3 3। ठीक है, प्लस में 3, तो डिटर्मिनेंट 2 2 3 और 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे,
तो देखिए ये आ जाएगा 3, अब ब्रैकेट में आएगा 2 3 जा 6, माइनस में 2 3 जा 6, ओके। माइनस में आएगा 2, ब्रैकेट में आएगा 2 3 जा 6, माइनस में 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे ही प्लस करेंगे, 2 3 जा प्लस में 3 है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 है ये, 4 माइनस में 6, ठीक है। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 माइनस 6, तो ये तो 0 हो गया है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। माइनस में आया आपका -2 और प्लस का 6 माइनस 9, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, और इसको हम करेंगे पहले, -2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, फिर प्लस में 3 है, तो ब्रैकेट्स में देखिए माइनस का 2 आएगा, ठीक है। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो गया है, तो माइनस ये 0 आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6, ठीक है। और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 0। तो देखिए प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव भी कर लिया है इस एग्जांपल से, कि जब हम क्या करते हैं, जब आपको दिए गए हो दो आइडेंटिकल रो और कॉलम्स आपको दिए गए हों, यानी कि जब दो डिटर्मिनेंट्स के जब रो और कॉलम्स के सेम हो, ठीक है, तो तब वो हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the determinant's value get multiplied by k, यानी कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से प्रत्येक उसके रो या कॉलम में कोई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट से, तो जो वैल्यूज है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, 6 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और यहाँ से इस 6 को हम इस डिटर्मिनेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की वैल्यू समान आएगी, सेम आएगी, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, कोई डिटर्मिनेंट्स है आपके पास के A1, के B1 और के C1, ठीक है। यह आएगा A2 और A3, B2 और B3 और C2, B3 और C3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या, अभी हम जब मैट्रिक्स की बात करते थे, तो हम किसी कांस्टेंट को जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो कांस्टेंट को हम सारे रो और कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में हम किसी भी कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी सिंगल रो या कॉलम्स में ही उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम के को कांस्टेंट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा A1 A2 और A3 के, B1 B2 और B3 के, ऐसे ही C1 C2 और C3 के, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम किसी सिंगल रो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉमन भी हम किसी सिंगल रो से ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, कॉमन ले रहे थे, तो सारे एलिमेंट्स में कॉमन आना चाहिए, और जब हम उसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो सारे एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, if elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, ठीक है, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants, यानी यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट के टर्म ऐसे हैं, रो और कॉलम में इस तरह से टर्म्स हैं, एलिमेंट इस तरह से हैं कि उनमें दो एलिमेंट सम हो, तो हम क्या करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को आगे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है ए बी सी, ए प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z और x y z। तो इस डिटर्मिनेंट्स के R2 जो रो है उसमें देखिए R1
R2 और R3 इस तरह से है। तो जो R2 रो है, R2 रो किस तरह से दे रखी है, A प्लस 2x, B प्लस 2y और C प्लस 2z। तो हमने क्या काम करना है, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए इस टर्म को, देखिए हमने क्या किया, A x, तो पहले हम इनको लेंगे, ठीक है, और प्लस करके हम दूसरी टर्म को लेंगे 2x 2y और 2z, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में हम दूसरी पंक्ति या स्तंभ को क्या कर दें, के संगत अवयवों के समान गुणजों को हम जोड़ दें। तो इसको हम एक एग्जांपल से लेंगे पहले, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। गुणधर्म 7, ठीक है। 7 क्या है, अगर आपके पास डेल्टा कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, इस तरह से है A1 A2 A3, A1 A2 और A3, ये है B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, R1 को इस तरह से लिख सकते हैं, R1 प्लस के कोई कांस्टेंट है, R3, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी, R1 प्लस के C1, ठीक है। ऐसे ही A2 प्लस के C2, ऐसे ही A3 प्लस के C3, ठीक है। और यहाँ पे B1 B2 और B3, ऐसे ही C1 C2 और C3। इस मैट्रिक्स को हम, इस डिटर्मिनेंट्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है 6, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं A1 A2 और A3। सेकंड हम लिख सकते हैं B1 को थोड़ा क्लोज करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ठीक है। प्लस में होगा के A1 के C1 के C2 और के C3, ऐसे ही B1 B2 B3 C1 C1 C2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो जब हम यहाँ से देखिए इस k को कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आपका डेल्टा हो गया है, जो आपने डेल्टा यहाँ पे माना था, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, इस k को जब हम फर्स्ट रो से कांस्टेंट ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 C1 C2 C3। और पीछे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, इस तरह से हमने किया है। प्लस में आ गया है आपका के C1 के C2 और के C3, ऐसे ही B1 B2 और B3 C1 C2 और C3, ठीक है। तो देखिए ये तो डेल्टा के इक्वल आ गया है, डेल्टा प्लस, अब इसमें से हम k को कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे k को, C1 C2 और C3 B1 B2
B2 और B3 ऐसे ही C1, C2 और C3। अब देखिए पिछली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो देखिए सेम जब आए, यहाँ पे देखिए रो 1 और रो 3, R1 और R3 क्या है, सेम है, तो तब क्या हो जाता था, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती थी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा प्लस के 0, तो ये क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 है ये प्लस 0, ये 0 हो गया, तो डेल्टा 1 किसकी इक्वल आ गया है, डेल्टा की। ठीक है, तो यहाँ से हमने पीछे क्या किया था, ये हमने क्या माना था, डेल्टा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, डेल्टा वन में हमने क्या किया, R1 प्लस के किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था R3 के साथ, तो ये आ गया के C1 A2 के C2, इस तरह से हमने ये ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, इस ऑपरेशन को हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट काम हमने क्या किया है, इनको कांस्टेंट लेके, देखिए ये हमारे जो डिटर्मिनेंट्स है ये डेल्टा के इक्वल आ गया है, यहाँ पर दो जो है रो सेम आ गई हैं, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या क्या आ गया है, डेल्टा 1 किसके इक्वल आ गया है, डेल्टा के। तो यानी कि जब हम इस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, यानी कि किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे हमने क्या किया था, R1 किया था, R1 प्लस 3R3, 3 मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट के, यहाँ पे कांस्टेंट हम ले रहे हैं, तो इस तरह का जब ऑपरेशन लगाते हैं तो यानी कि क्या हुआ, फिर क्या आया, डेल्टा हमने माना था, डेल्टा 1 में हमने ये ऑपरेशन किया, तो वैल्यूज निकल के वही आ गया है डेल्टा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस गुणधर्म या इस प्रॉपर्टी में क्या हम बोल सकते हैं कि हम इस तरह का ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा 1 और डेल्टा सेम आएंगे। इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए बच्चों, आज हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया है, उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से हम कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ किया है उदाहरण के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको घर में ट्राई कीजिए, इनको देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस